एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 का वर्ग 1 फिजिक्स का एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि हुआ था 2018 में। अब अपन ना डायरेक्टली स्विच करते हैं हमारा जो फिज़िक्स का पार्ट है उस पर। देखो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो था अ डैनियल सेल इज बैलेंस्ड ऑन 240 centimeter length of potentiometer. Now the cell is short circuited by a resistance of 0.25 ohm and the balance is obtained at 80 centimeter. The internal resistance of the Daniell cell is, यहाँ सीधा सीधा एक फॉर्मूला लग जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का जो कि पोटेंशियोमीटर के लिए होता है। दैट फॉर्मूला इज स्मॉल आर, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल आर ब्रैकेट में L1 अपॉन में L2 माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है कैपिटल आर, उसकी वैल्यू कितनी है? 0.25। तो हम यहाँ रखेंगे स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.25। अच्छा, हम यहीं कर लेते हैं इसको सॉल्व। यहाँ वैल्यू रख देते हैं। स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 0.25। ब्रैकेट में हमारा चल रहा है L1 अपॉन में L2। देखो L1 हम उस लेंथ को बोलते हैं जो कंप्लीट लेंथ होती है ना। कंप्लीट लेंथ यहाँ कितना गिवन है? 240। और L2 हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ को, जहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर बैलेंस होता है। बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है? 80 सेंटीमीटर। तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240 और L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो हम यहाँ लिखेंगे 240 अपॉन में 80 माइनस का 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे ना तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0.25। अंदर यहाँ कट करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, 3 माइनस 1 यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.25 और 2 को, तो ये आ जाएगा 0.5। और रेजिस्टेंस जो है उसकी यूनिट आपको याद रखनी है, क्या होती है? ओम। मैच करते हैं तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वही बिल्कुल करेक्ट है, 0.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। ये आपका जो 11th क्लास का पार्ट 2 का जो है ना बुक, उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ये आपको याद रखना है। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और हाँ अगर यहाँ कहीं प्रेशर भी लिखा होता तो वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। देखो जो हमारी कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर के लिए बोल रहे हैं कैपेसिटेंस पहले कितना है? C, जब इसके अंदर एयर थी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मीडियम है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। मतलब अब हमारा एयर की जगह, वैक्यूम की जगह क्या आ गया? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया जिसका कांस्टेंट कितना है? K। एक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मटेरियल लगाया है और वो मटेरियल का जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कितना है? K। तो अब हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि जो फोर्स होता है वो भी जो है K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाती है, फोर्स भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीसेस K टाइम्स। तो हम लिखेंगे डिक्रीसेस बाय K टाइम्स। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? E0। डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? K। यही सेम क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है हमसे? एक कैपेसिटर है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 का हमने एक मटेरियल डाला है, तो बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? पहले अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁻², अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन, तो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बस डिवाइड करना है और इसको सॉल्व कर देंगे हम। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीसेस बाय K टाइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन इज गिवन बाय 30x, अच्छा यहाँ पर ये मिस हो गया है, 30x स्क्वायर है ये, ठीक है, 30x स्क्वायर। इफ वोल्टेज एट VA इज द पोटेंशियल एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2 मीटर एंड पोटेंशियल एट O इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन। देखो VO कहाँ पर है, पोटेंशियल ओरिजिन पर, और VA का जो पोटेंशियल है वो कहाँ पर है, 2 मीटर दूर ओरिजिन से। अब हमें बताना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस ये है VA माइनस VO, वो बहुत छोटा सा हो गया है, ठीक है, उसको बड़ा कर दिया यहाँ पर, कितना आएगा, VA माइनस VO निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे, देखो इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। तो वेरिएबल के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला आपका होता है v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई आर कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ई आर की जगह अपन क्या कर सकते, ई एक्स कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक्स गिवन है आर की जगह। बस अब सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे। देखो माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, वी ए माइनस वी नॉट, है ना। तो वी ए माइनस वी नॉट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर मैं बताती हूँ। वी ए माइनस वी नॉट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अपन शुरू कहाँ से कर रहे हैं, ओरिजिन से, ख़त्म कहाँ पर कर रहे हैं, ए पर, ठीक है। तो हमारी जो लिमिट्स होगी ना वो क्या आ जाएगी, शुरू कहाँ से कर रहे हैं वो नीचे रहता है, यानी कि 0 से शुरू कर रहे हैं, ख़त्म कहाँ पर कर रहे हैं, 2 पर, है ना। ये देखो x की वैल्यू 0 है ओरिजिन के लिए और x की वैल्यू 2 है फाइनल के लिए। तो हमने लिखा इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल क्या हो जाएगा 0, फाइनल क्या हो जाएगा 2। बस यही आपको ध्यान रखना है, वरना इसमें माइनस प्लस की गड़बड़ी हो गई ना तो ये दोनों ऑप्शन अपने, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। ये हो जाएगा लिमिट, लोअर लिमिट जहाँ से शुरू करते हैं 0, अपर लिमिट जहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, वो हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन में ना EDR आता है, ठीक। बस अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन, लिमिट रख दी 0 से 2, ई की वैल्यू कितनी है 30x स्क्वायर, रख दिया 30x स्क्वायर, साथ में कितना चल रहा है, साथ में dx। 30 जो है कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 30, ठीक है। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3 अपॉन में 3, ठीक है। ये हो चुका हमारा इंटीग्रेशन। अब हमें ना क्या करना रहता है, यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी रहती है। लिमिट्स क्या है 0 से 2, ठीक है। आया इतना समझ में। अब है ना अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये अपना आया था VA माइनस वी नॉट इज इक्वल टू कितना आया था, माइनस 30, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट्स चल रही थी आपकी 0 से 2। अब कुछ नहीं करना, x की जगह पर पहले 2 रखेंगे, फिर x की जगह पर 0 रखेंगे। देखो x की जगह पर जब भी हम 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब अपॉन 3 तो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें क्या मिलेगा, देखो 3 को हम बाहर ले आए तो माइनस 30 अपॉन में कितना चल रहा है 3, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, देखो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 ये 8 ये 10, 8 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, और माइनस भी साइन है तो माइनस 80, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट। तो हमारा ए वाला जो आंसर है ना वो करेक्ट होगा, माइनस 80 वोल्ट। अगर आप ये लिमिट ऊपर नीचे कर देते तो आपका -8 यहाँ पर निकल के आता, और माइनस माइनस आप प्लस कर देते तो फिर आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहे हैं, अगर वो VO माइनस VA पूछ लेते तब ये सी आंसर हमारा करेक्ट होता, लेकिन अभी उन्होंने क्या पूछा है VA माइनस VO। तो ये लिमिट्स रखना बहुत ध्यान से आपको रखनी है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, अच्छा इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही निकालना है, मीनिंगफुल डिजिट्स हमें निकालना है। तो यहाँ पर तो देखो 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। अब 5 तो इन 3 में है, फिर क्या है सिग्निफिकेंट फिगर नेक्स्ट वाले के लिए एक ही है, तो
अब ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाता है हमारा। अब इन दोनों में से देखो, दोनों में 5 भी है 1 भी है। अब हम लास्ट वाले को चेक करते हैं। लास्ट वाले में जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, अच्छा यहाँ पर ना पावर थी 10 की पावर 4, ये छोटी सी हो गई है। तो अब देखो जो साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर होते हैं ना, इसमें ये जो 10 की पावर 4 है इसको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो यहाँ डिजिट कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, 1 and 2, दैट इज़ 2। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें है, 1 इसमें है और 5 इसमें है, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें भी कैसा है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 100 मिली हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 मिली हेनरी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और वाइल अ करंट ऑफ 8 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर करंट है, ठीक है, 8 मिली एम्पियर करंट है फ्लोइंग थ्रू इट, इज फाउंड टू, मतलब फ्लक्स निकालना है हमें। बहुत सिंपल है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट। मिली, आपको ये भी याद रखना है बहुत अच्छे से, मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है ये सारे साइंटिफिक नोटेशंस के नाम, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे और इसकी ट्रिक्स भी आपको पता चल जाएगी। उसी में मैंने ट्रिक्स बताई हुई है कि कैसे इनको हम याद रखते हैं कि मिली कितना होता है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको तो मिली होता है 10 की पावर -3। तो हम रखते हैं एल की वैल्यू कितनी है, 100, मिली मतलब होता है 10 की पावर -3, इनटू में करंट कितना है 8, अगेन मिली है मतलब 10 की पावर -3। अब फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये वाला 8 का 8 और ये 10 की पावर -3 और 10 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -1 मिलके कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4। ठीक है, फ्लक्स है तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 8 इंटू 10 की पावर -4 वेबर, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडक्टेंस इन एन LCR सर्किट इज चेंज फ्रॉम, देखो इंडक्टर की जो वैल्यू है वो L से कैसी हो चुकी है, 2L फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √LC, ये फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। वो हमसे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर हम इंडक्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, इंडक्टेंस इन एन LCR सर्किट इज चेंज फ्रॉम L टू 2L, L से 2L हो रही है, फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज्ड। हम चाहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा की जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू यहाँ पर रखनी चाहिए, 2C, 4C, C/4 या C/2। देखो रख के देखते हैं, पहले L थी तो ये ओमेगा आ रहा था, अब L की जगह पर 2L रख के देखते हैं तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √ में L की जगह क्या आ गया 2L, इनटू में यहाँ पर C। अब ये बोल रहे हैं C की ऐसी क्या वैल्यू करे कि वापस हमें रिजल्ट LC मिले, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम C/2 कर देते तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा और वापस एज इट इज़ पुरानी वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये पूछ रहे हैं ओमेगा को सेम पहले जैसा करने के लिए हमें कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू करनी है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C/2। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, C/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ बॉडी हैविंग अ चार्ज ऑफ -q मास m इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, देखो यहाँ चार्ज क्या दिया है -q, तो -q हमेशा कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर +q दिया होता तो वो कहाँ मूव करता, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 ही ऑप्शन हैं, फर्स्ट वाला और डी वाला। अब हम इसका एक्सेलरेशन पता करते हैं, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पर जो फोर्स लगता है दैट इज q इंटू में e अपॉन में मास m, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा QE अपॉन में m, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर है इफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल अनडेविएटेड इन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला एंड 1 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर रिस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। बहुत ही सिंपल है ना, कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन, आपका जो 4th चैप्टर है क्लास 12 के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है,
उसमें एक फॉर्मूला है कि अगर कोई पार्टिकल को अनडेविएट होके पास कराना है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के वो इन्फ्लुएंस में ना आए, उससे बिना डेविएट हुए निकल जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है v इज टू ई बाय बी। ठीक है, अगर इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी होगी इसके रेशियो में, e अपॉन बी के रेशियो में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो वो पार्टिकल अनडेविएट हो जाएगा, मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे बिना डिफ्लेक्ट हुए वो पार्टिकल चला जाएगा। तो अब उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, e अपॉन में बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 1.0 इंटू 10⁴, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ 2 इंटू 10⁻³ इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको कट करेंगे, ये आ रहा है 0.5 इंटू में ये है 10⁻3, ऊपर आएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, +3 और 4 कितना हो जाएगा 10⁻7। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल में तो एक ही नंबर गिवन है। अच्छा, यहाँ पर 5 है ना, देखो अपन क्या करेंगे, इसको डेसिमल को इधर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। जब भी डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते पावर कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 10⁻7 है तो एक पावर कम कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10⁻6। स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर कैसा है, करेक्ट। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 7r above the surface of the earth, r being the radius of the earth. The time period of another satellite at a height of 3r from the surface of the earth is। यहाँ पर रेडियस और टाइम पीरियड का ही गिवन है, तो आपको याद रखना है केपलर के थर्ड लॉ से कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है टी का स्क्वायर। अब इसी को ही हम यूज़ करेंगे और निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम t1 ले लें टाइम पीरियड ऑफ अर्थ और r1 ले लें रेडियस ऑफ अर्थ, t2 ले लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और r2 ले लेते हैं रेडियस ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये रेशियो ऐसे ही तो आएगा ना, t2 अपॉन में t1, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको हटाएंगे हम, कांस्टेंट मिलेगा, दोनों का कांस्टेंट सेम होता है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा r2 का क्यूब, अच्छा यहाँ स्क्वायर भी है ना, अपॉन में r1 का क्यूब। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या लग जाएगा, रूट, यानी इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, अच्छा t2 को ऐसे ही रहने दो और स्क्वायर रूट उधर हटाएंगे तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा t1 है ना, रूट हटाएंगे तो t1 का स्क्वायर है ना, t1 का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा t1 अकेला, अंडर रूट में क्या आ जाएगा r2 अपॉन r1 का होल क्यूब। अब हम 1 यहाँ पर क्या आया है फाइनल, यहाँ पर रिजल्ट t2 इज इक्वल्स टू में t1 अंडर रूट r2 अपॉन r1 का क्यूब। इसको अपन फिर से लिख लेते हैं ऐसे, t2 इज इक्वल्स टू t1 अंडर रूट में क्या चल रहा है r2 अपॉन r1 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका r2 है कंप्लीट रेडियस वो कितना गिवन है, यहाँ पर हाइट अकेली दी हुई है कितनी 3r, लेकिन जो रेडियस होगी अर्थ की वो भी होगी और जो रेडियस होगी सैटेलाइट की वो भी होगी, यानी 3r की जगह पर क्या हो जाएगा ऐड प्लस r, तो ये हो जाएगा 4r। इसी तरीके से अर्थ का जो है वो हाइट कितनी ऊपर है 7r, प्लस इसमें रेडियस ऑफ अर्थ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8r। ठीक है, यानी जो आपका r1 की वैल्यू है वो आ रही है कितनी 8r और r2 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 4r। बस अब वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो t1 की जगह पर कितना रखेंगे, अर्थ की बात चल रही है, t1 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मांग रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होता है 24 आवर्स, अंडर रूट में कितना चल रहा है r2 कितना है 4r, अपॉन में r1 कितना है 8r का क्या करना है क्यूब, r से r कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे कितना आएगा 2, और 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8, उसको रूट के बाहर निकालेंगे तो यार ये आ रहा है 24/2√2, इसको कट करेंगे तो कितना आ रहा है 12/√2। क्या मैच कर रहा है हमारा आंसर, नहीं, लेकिन 6√2 मैच कर रहा है ना। देखो 12/√2 आया है तो अपन क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड,
ऊपर कितना आ गया 12√2, नीचे √2 इंटू √2 मिलके कितना हो जाएगा 2। 2 और 12 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6√2, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज 6√2 आवर्स। ठीक है, यानी हमारी जो सैटेलाइट होगी उसका टाइम पीरियड कितना होगा 6√2 आवर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।